नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं पिछले काफी समय से अपने वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सभी पढ़ने के मूड में नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ाने के मूड में हूं। तो हम सब स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ रहे थे। हमने आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और 21A पढ़ लिया था। आज का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। देखिए, जब संविधान सभा में अनुच्छेद 22 को पारित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, तो उसके पहले खंड को तो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था, लेकिन उसका 22 का जो दूसरा खंड था, उसे पारित करने को लेकर संविधान सभा में खूब विचार विमर्श हुआ। अलग अलग विचार विमर्श होने के बाद उसे पारित किया गया। देखिए, आर्टिकल 22 कुल मिलाकर 7 खंडों में विभाजित है। यानी आर्टिकल 22 के अंदर कुल 7 क्लोजेस हैं, 22(1) से लेकर 22(7) तक। उसमें से 22(1), 2 और 3 पहले खंड से जुड़े हुए हैं। 22(4) से लेकर 22(7) तक, 22(4), 5, 6, 7 ये दूसरे खंड से जुड़े हुए हैं। तो जो संविधान सभा में पूरा का पूरा विवाद हुआ वो 22(4) से लेकर 22(7) तक के लेकर मुद्दे को लेकर था। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर निवारक नजरबंदी जैसे प्रावधान करना काफी मुश्किल होता है। और हम क्योंकि ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन निवारक नजरबंदी जैसे हथियारों का उपयोग करता था, तो इसको लेकर संविधान सभा में भी खूब विचार विमर्श हुआ। मैं आपको आर्टिकल 22 बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। इसके अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई भी जटिलता नहीं लगेगी आपको कि जिसके अंदर आपको विरोधाभास हो। सबसे पहले कि जो आर्टिकल 22 है वो हम जानेंगे कि 7 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले 2 चीजें हैं, पहला है दंडात्मक निरोध और दूसरा होता है निवारक निरोध। सबसे पहले आर्टिकल 22 की हेडिंग को पढ़िए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहां पर लिखा है कुछ दशाओं में, सभी दशाओं की बात नहीं हो रही, सभी अपराधों की बात नहीं हो रही। कुछ दशाओं में अपराध, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्योंकि अपराध भी कई श्रेणी के होते हैं, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, बेलेबल, नॉन बेलेबल। यहां पर बात हो रही है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 से लेकर 1 से लेकर 3 तक दंडात्मक निरोध के बारे में कहता है। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मैजिस्ट्रेट ने उसे दंड दिया क्योंकि उसने अपराध किया था। इसको कहा जाता है दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी। दूसरी होती है निवारक निरोध या गिरफ्तारी। निवारक निरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अभी अपराध किया नहीं है, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को यह आशंका है, यह संदेह है कि वो व्यक्ति अपराध कर सकता है और अपराध करने से पूर्व किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे कहा जाता है निवारक गिरफ्तारी या निवारक निरोध। तो सबसे पहले हम दंडात्मक निरोध के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 22(1), 2 और 3 में दिया। आर्टिकल 22(1) में कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मान लीजिए किसी ने अपराध किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 22(1) के तहत उसके पास 2 अधिकार। सबसे पहला कारण जानने का अधिकार, कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मुझे कारण जानना है। दूसरा अधिकार 22(1) में ही दिया है, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार, कि अगर चलो आपने कारण बता दिया कि मैंने ये अपराध किया है, ये है, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया। दूसरा, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार। अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का नाम ले दें, किसी वकील का नाम ले दें और उसको बोलो कि ये मेरी तरफ से केस लड़ेगा। आपके अंदर उतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप उस वकील को कर सकें। हाँ, लेकिन अगर आप उतने सक्षम नहीं है आप किसी वकील को कर सकें, तब गवर्नमेंट आपको वकील उपलब्ध करवाती है। ऐसा हुसैन खातरा के नाम के केस के अंदर इस प्रकार की बात कही गई। तो आर्टिकल 22(1) के अंदर 2 अधिकार हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो कारण जानने का अधिकार है, और दूसरा अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार। तीसरा अधिकार जो 22(2) में दिया गया कि आपको अपने कारण को जान लिया, आपने अपनी पसंद का वकील कर लिया, लेकिन जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया है
उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और याद रखिए 24 घंटे के समय में उस समय को काउंट नहीं किया जाता जो कि यात्रा का समय होता है। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत दूर से, मान लीजिए कि केरल से दिल्ली लाया जा रहा है, तो उस केरल से दिल्ली लाने में काफी समय लगता है, तो उसके अंदर 24 घंटे के अंदर वो यात्रा का समय, या फिर मान लीजिए कि बीच में कोई अवकाश आ गया, कोई छुट्टी आ गई है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया उस गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और इसके अंदर यात्रा का समय और अवकाश, छुट्टी के समय को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाती तो पुलिस को आपको रिहा करना पड़ेगा। तो आपका कभी भी मान लीजिए कि पुलिस के सामने आमना सामना हो जाए, भगवान ना करे कि आपका पुलिस के साथ कभी आमना सामना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो याद रखिए एक नागरिक होने के नाते या भारत के व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि आर्टिकल 22 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है, तो आपके पास 3 अधिकार है 22(1) और 22(2) के तहत। कारण जानने का, अपनी पसंद का वकील करने का, और तीसरा 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। वहीं 22(3) की अगर हम बात करें तो 22(3) 22(1) और 2 का अपवाद बताता है। यानी ये जो 3 अधिकार हैं ये किसे नहीं मिलेंगे। तो पहला, शत्रु अन्य देश है। अगर भारत ने किसी अन्य देश को शत्रु देश घोषित किया है तो उस देश के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है। तो लेकिन अगर भारत ने किसी देश को शत्रु देश घोषित किया है तो उसे आर्टिकल 22(1) और 2 के अधिकार नहीं मिलेंगे। और दूसरा, निवारक नजरबंदी। अगर निवारक नजरबंदी के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है तब भी आपको 22(1) और 2 के अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि दंडात्मक निरोध आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे खंड की, जो कि है निवारक निरोध या नजरबंदी। तो इसको लेकर सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे संविधान में कहीं भी निवारक निरोध या नजरबंदी की परिभाषा नहीं दी गई। हालांकि हम कह देते हैं आसान भाषा में, किसी को संदेह के आधार पर कि वो अपराध कर सकता है, संदेह के आधार पर कि वो अपराध कर सकता है, गिरफ्तार करना निवारक निरोध या नजरबंदी कहलाता है। लेकिन संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, तो इसका मतलब निवारक नजरबंदी जैसे विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ऐसा नहीं कि केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य की विधानमंडल भी निवारक नजरबंदी जैसे प्रावधानों के लिए कानून बना सकते हैं। तो निवारक निरोध के प्रावधान 22(4) से लेकर 22(7) तक दिए हैं। इन्हीं को लेकर हमेशा विरोधाभास या मुश्किल रहती है। तो 22(4) कहता है कि अगर संसद या विधानमंडल ने कोई लॉ बनाया है, जैसा कि जब देश आजाद हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय कानून बना हुआ था निवारक नजरबंदी कानून 1949 50 के आसपास था, 69 तक चला था। मीसा कानून बना था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, कोटा बना था, टाडा बना था। तो हमारा संविधान ये कहता है कि अगर किसी को निवारक कानून के तहत नजरबंद किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो वो अधिकतम 3 माह तक ही उसे पुलिस गिरफ्तार रख सकती है। लेकिन अगर सरकार की मंशा ये है कि उसे 3 माह से अधिक समय तक गिरफ्तार रखना है, 3 माह से अधिक समय तक नजरबंद रखना है, तो आर्टिकल 22(4) एक बोर्ड के गठन की बात कहता है, निवारक सलाहकार बोर्ड, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर में एक हाई कोर्ट का जज है जो वर्तमान में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, दूसरा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, रिटायर्ड है, और तीसरा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, रहा है या योग्यता रखता है, उसको मिलकर निवारक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। और निवारक सलाहकार बोर्ड की ही सिफारिश पर 3 माह से अधिक समय के लिए नजरबंद रखा जा सकता है। यह आर्टिकल 22(4) कहता है। 22(5) कहता है कि वाई डिटेन्ड, किसी को नजरबंद क्यों किया गया है, तो उसका कारण उस व्यक्ति को बताना होगा यथाशीघ्र। यानी 22(5) निवारक नजरबंद व्यक्ति को यह जानने का अधिकार देता है कि आखिर उसे नजरबंद क्यों किया गया है।
ताकि जो नजरबंद व्यक्ति है वो अपनी बात को रख सके। 22.5 और 22.6 आपस में इंटरलिंक है। 22.5 ये कह रहा था कि पुलिस को बताना है कि क्यों नजरबंद किया गया है, लेकिन 22.6 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसी जानकारी है जो कि अगर हम उस नजरबंद को बताते हैं तो वो जनता के हित में नहीं है, लोकहित के विरुद्ध है, तब पुलिस या प्रशासन उस जानकारी को छुपा सकता है। 22.5 क्या कहता है कि निवारक नजरबंद व्यक्ति को बताना है कि व्हाई डिटेन, आपको नजरबंद क्यों किया गया है। लेकिन 22.6 ये भी कहता है कि अगर कोई ऐसा तथ्य है जिसको बताने से लोकहित खतरे में हो सकता है, तब ऐसी जानकारी को देने से सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं 22.7 एक मुख्य बात ये कहता है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वो निवारक नजरबंद की अवधि बढ़ा सकती है। वो चाहे तो निवारक सलाहकार बोर्ड है उसकी कार्य करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। तो आर्टिकल 22.7 क्या कहता है कि निवारक नजरबंद की अवधि जो कि 3 माह दी गई है, संसद चाहे तो कानून के तहत उसे बढ़ा सकती है। उसके अलावा निवारक सलाहकार बोर्ड की कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको भी संसद निर्धारित कर सकती है, ये 22.7 कहता है। तो 22.1, 2, 3 दंडात्मक निरोध से संबंधित है, 22.4 से लेकर 7 तक निवारक नजरबंदी से संबंधित है। तो इसको लेकर 2 सवाल आपसे एग्जाम में या मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तथ्यात्मक पूछा जाएगा तो यही चीजें हैं 22.1 से लेकर 22.7 तक जो आप लोगों ने पढ़ लिया। लोकतंत्र बनाम निवारक नजरबंदी, कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में या किसी लोकतांत्रिक देश में निवारक नजरबंदी के प्रावधान कहां तक उचित हैं। जैसे अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर निवारक नजरबंदी के प्रावधान केवल आपातकाल में ही उपयोग किए जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का जहां पर निवारक नजरबंदी के प्रावधान सामान्य परिस्थितियों में, आपातकाल में तो किए ही जाते हैं, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी किए जा सकते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए निवारक नजरबंदी सही प्रावधान है या नहीं है, इस बात को लेकर ही संविधान सभा में पूरी चर्चा हुई। तो एक सवाल है आपके लिए, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निवारक नजरबंदी के प्रावधान रखना उचित है या उचित नहीं है, व्याख्या करें। दूसरा सवाल, अनुच्छेद 21 बनाम निवारक नजरबंदी। आर्टिकल 21 में बताया गया था किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आर्टिकल 21 और 22 दरअसल एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 22 में कहा गया था किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, विधानमंडल को है। तो क्या निवारक नजरबंदी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है या फिर एक दूसरे के पूरक है? क्योंकि आर्टिकल 21 में तो लिखा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ऐसा किया जा सकता है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत निहित है, यानी न्यायपालिका कानून की प्रोसीजर, उसको पारित करने की प्रक्रिया की भी जांच कर सकती है और उसके उद्देश्य की जांच भी कर सकती है। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 21 और निवारक नजरबंदी का आपस में क्या संबंध है? तो ये 2 सवाल हैं जो आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आसान सवाल रहेंगे तो 22.1 से लेकर 22.7 तक आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इस आर्टिकल को लेकर सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं वो रहता है मीसा कानून, कोटा कानून, टाडा कानून। लेकिन उन कानूनों की वर्तमान के संदर्भ में अब कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन अभी जब आर्टिकल 370 हटा था तब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बिल लागू हुआ था, एक कानून लागू हुआ था जिसे कहा गया था जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी बिल। और उस कानून के तहत उमर अब्दुल्ला, ये जो उनके मुफ्ती जो है, जो उनकी सीएम थी, उनको नजरबंद रखा गया था। तो वो निवारक नजरबंदी के तहत उन्हें नजरबंद रखा गया था। कौन सा बिल था? जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी बिल। तो अगर वर्तमान में कभी भी संसद या विधानमंडल इस प्रकार के कानून बनाते हैं तब आपके लिए वो कानून जो होगा वो आर्टिकल 22 के संदर्भ में रेलेवेंट हो सकता है। ठीक, तो आशा करता हूं आप सभी को
आर्टिकल 22 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपके जवाब देने में। तो थैंक यू।